हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का एसएसटी की वर्कशीट नंबर 64 लेकर आई हूँ, जिसमें बच्चों हेडिंग है वर्कशीट की संघवाद और इसकी पुनरावृत्ति चल रही है। तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। तो आंसर है बच्चों इसका, भारतीय संघ में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। पहला है संघ सूची, इसमें लगभग 100 विषय दिए गए हैं, जैसे मुद्रा, बैंकिंग, सुरक्षा, विदेश नीति आदि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसी का सेकंड पॉइंट है राज्य सूची। इस सूची में 61 विषय शामिल हैं, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, सिंचाई, स्थानीय सरकार इत्यादि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। तीसरा पॉइंट है इसका समवर्ती सूची। सूची में 52 विषय शामिल हैं, जैसे शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण आदि। इन विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसका फोर्थ पॉइंट है अवशेष सूची। अगर कोई विषय उपरोक्त 3 सूचियों में शामिल नहीं है तो वह अवशेष सूची में चला जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो होता है अवशेष सूची का विषय होगा, जैसे साइबर लॉ। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। प्रश्न नंबर 2 है, स्थानीय सरकार के महत्व का वर्णन करो। स्थानीय सरकार के द्वारा आम लोगों की सरकार में भागीदारी संभव होती है और उन्हें भविष्य में नेता बनने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, स्थानीय सरकार के द्वारा देश का एक समान विकास संभव हो पाता है। इसका तीसरा पॉइंट है, स्थानीय सरकार के द्वारा विकास कार्य तेजी से तथा बेहतर हो पाते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है, सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघवाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं तथा शक्तियां अलग अलग होती हैं। जैसे भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार तथा तीसरा है स्थानीय सरकार। अतः भारत एक संघीय देश है। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय संघ संघों के सिद्धांतों पर आधारित है। कथन स्पष्ट करें। तो आंसर है, भारतीय संघ में वही लक्षण है जो भारत को संघ बनाते हैं। इसका पहला पॉइंट है, भारत में सरकार के 2 से अधिक स्तर हैं। दूसरा पॉइंट है, सभी प्रकार की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। तीसरा है, सभी प्रकार की सरकारों की शक्तियां अलग अलग हैं। और चौथा पॉइंट है, सभी प्रकार की सरकारों से आय के साधन अलग अलग हैं। ये सही कर लेना बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, 1990 से पहले और बाद में केंद्र राज्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। आंसर है, केंद्र तथा राज्य सरकार के संबंध को 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण, यह चरण 1947 से 1969 तक का काल था। केंद्र तथा राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके कारण आपसी तालमेल बेहतर था। दूसरा चरण, यह चरण 1969 से 1990 तक का काल था। इस काल के दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि कई राज्यों में प्रांतीय दलों की सरकार थी। इस दौरान केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति कई बार उत्पन्न हुई। इसका तीसरा पॉइंट है, तृतीय चरण, यह 1990 के बाद का काल था और यह संगठन का दौर था। अब केंद्र सरकार में प्रांतीय दलों की भी भागीदारी थी। इसके कारण आपसी संतुलन और तालमेल बेहतर हुआ। इस प्रश्न नंबर 6 है, 1992 के संवैधानिक संशोधनों की व्याख्या कीजिए, जिसके द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई। आंसर है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। पहला, अब स्थानीय स्वशासी
निकायों के चुनाव नियंत्रित रूप से कराना अनिवार्य किया गया। दूसरा, स्थानीय सरकार में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। तीसरा है, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। चौथा है, हर राज्य में स्थानीय चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 7 है, भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया? आंसर है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। सेकंड, हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त 21 अन्य भाषाएं हैं। तीसरा है, राज्यों की भी अपनी राजकीय भाषाएं हैं। चौथा है, हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग राजकीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। पांचवा है, आज़ादी के बाद त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया, अर्थात हिंदी अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा को पढ़ना अनिवार्य किया गया। प्रश्न नंबर 8 है, संगठन सरकार में शक्तियों की साझेदारी किस प्रकार की जाती है? उत्तर है, संगठन सरकार जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे संगठन सरकार कहते हैं। जैसे एनडीए की गठबंधन सरकार अब देश में सत्तारूढ़ है। गठबंधन सरकार में एक साझा कार्यक्रम तय किया जाता है और सरकार को उसी कार्यक्रम के द्वारा चलाया जाता है। इसमें सभी दलों की मांगों तथा इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार उस सरकार में सभी दलों की भागीदारी होती है। प्रश्न नंबर 9 है, पंचायती राज प्रणाली की किसी भी 2 उपलब्धियों और किसी भी 2 चुनौतियों के बारे में बताइए। आंसर है, उपलब्धियां, आम लोगों की सरकार में भागीदारी बढ़ी है। दूसरा पॉइंट है, इससे स्थानीय विकास में प्रगति हुई है तथा भ्रष्टाचार कम हुआ है। और इसकी चुनौतियां हैं बच्चों, पहला पॉइंट है, चुनौतियों में स्थानीय सरकार को कम शक्तियां प्राप्त हैं और दूसरा, धन अभाव की भी समस्या है। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, देश की आज़ादी के बाद पूरा देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक भाषा की ज़रूरत महसूस हुई थी। 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि जब तक हिंदी का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता तब तक अंग्रेजी भाषा जारी रहेगी। तब से अब तक हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति रही है। इस नीति का परिणाम है कि देश के हर कोने में हिंदी बोलने और समझने वाले अब मौजूद हैं। अब बच्चों, इसमें एक अनुच्छेद दिया हुआ है आपको और इस अनुच्छेद को पढ़ करके आपने क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो पहला पॉइंट है, अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित करें। ठीक है बच्चों, तो आंसर है बच्चों, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं तथा शक्तियों का बंटवारा होता है। प्रश्न नंबर बी है, सरकार की एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं? आंसर है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां सरकार का केवल एक ही स्तर होता है उसे एकात्मक शासन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत संघीय सरकार का कौन सा रूप है? आंसर है बच्चों, साथ जोड़कर रखना, यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर डी है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, संघात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। संघात्मक शासन में सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं जिनकी अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की एकदम विपरीत एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार का केवल एक ही स्तर होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था सामान्यतः छोटे देशों में पाई जाती है। तो ये थे बच्चों इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।